बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर 30 जून के करंट अफेयर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर सीरीज के अंदर। तो आज हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक है जी वो है पाकिस्तान और इंडिया से रिलेटेड के जो हौज का जो कोर्ट है उसने जो फैसला दिया है, जो पाकिस्तान का केस चल रहा था वो पाकिस्तान के फेवर के अंदर दिया है। और उसने बताया है कि इंडिया जो है यूनिलेटरली जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को एंड नहीं कर सकता। तो एक पॉजिटिव जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट मिली है एक ऐसे टाइम पे जब उसे जरूरत थी। दूसरे नंबर बात करेंगे जी पाकिस्तान जो है उसके अंदर जो क्लाइमेट का जो इनजस्टिस है वो जारी है। तो पाकिस्तान के अंदर एक तो क्लाइमेट भी इनजस्टिस कर रहा है, ऊपर से जो दुनिया है, ठीक है, जो वर्ल्ड है वो भी इनजस्टिस कर रही है हमारे साथ, ठीक है, पैसे ना दे के। तो ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका कहना है। ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे जो डेडली फ्लड जो है वो आ रहे हैं और अब इसको हम कैसे जो है वो काउंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है, आपने देखा कल काफी ज्यादा जो है कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व जो है वो $16.5 बिलियन पे पहुंचे हुए हैं। और आईएमएफ ने अलार्म बजाया पाकिस्तान के लिए कि भाई पाकिस्तान में मजीद कमी का सामना होगा ज़र मुबादला के ज़खायर में। तो जो चाइना है उसने रोल ओवर कर दिया हमारा जो है 3.4 बिलियन का लोन। तो ये एक पॉजिटिव जो है वो पाकिस्तान के लिए बात है कि चलें कुछ ना कुछ जो है वो मिला पाकिस्तान को। नेक्स्ट जो है वो ईरान जो है वो डाउट कर रहा है फिलहाल इसराइल के ऊपर कि वो सीज फायर की रिस्पेक्ट शायद ना करे और उसे थ्रेट है कि एक और अटैक हो सकता है इसराइल की तरफ से। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। यूएस जो है उसकी इंटरवेंशन जो मिडल ईस्ट के अंदर है इसको देखा जा रहा है एक और 9/11 के तौर पे कि क्या एक और 9/11 जो है वो हमारे रीजन के अंदर आ रहा है। जैसे पहले अफगानिस्तान के अंदर जो है 9/11 हुआ और उसका असर पाकिस्तान पे आया, तो शायद अब ईरान की वजह से दोबारा से वही असर हम पे दोबारा वापस ना आए या मिडल ईस्ट के ऊपर। नेक्स्ट बात करेंगे जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो जियो इकोनॉमिक को फॉलो कर रही है, ये डार साहब का कहना है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जियो स्ट्रेटेजिक हम नहीं चल रहे, हम वॉर्स को लेके नहीं चल रहे, इकोनॉमी हमारा जो है वो प्राइम फोकस है इस टाइम पे। और लास्ट पे बात करेंगे कि यूएस जो है उसको ईरान ये कह रहा है कि आप जो है वो रूल आउट करो सबसे पहले स्ट्राइक्स को, कि आप दोबारा से हमारे ऊपर हमला नहीं करोगे तो हम आपसे बातचीत कर सकते हैं, अदरवाइज हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही आज हमारे पास जो है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान की जो फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है उसको डिस्कस करते हैं, जो उन्होंने एक जो फैसला है उसके ऊपर जो है अपनी राय दी है 30 जून को। ठीक है, तो पाकिस्तान अर्जेस इंडिया टू रिज्यूम फंक्शनिंग ऑफ IWT आफ्टर ह्यूज कोर्ट सप्लीमेंटल अवार्ड। ठीक है, कि जो ह्यूज का कोर्ट है, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जिसे कहा जाता है, तो उसने पाकिस्तान के लिए जो है अच्छा फैसला किया कि भाई जो सप्लीमेंटल अवार्ड है, यानी एक बात पहले कह दी और उसके ऊपर दोबारा से जो है एक प्लस जो है प्लस के तौर पे उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, तो उसको सप्लीमेंटल अवार्ड कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वो कहा गया कि भाई आप जो ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी, इसको यूनिलैटरली इंडिया को कहा गया कि खत्म नहीं कर सकते, और पाकिस्तान इसको फॉलो कर रहा है बावजूद इसके कि पाकिस्तान के केस जो है वो चल रहे हैं यहाँ पे हूज कोर्ट के अंदर। ठीक है, किशन गंगा को लेके, रतल प्रोजेक्ट को लेके। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आप अच्छा कर रहे हो बावजूद इसके कि आप ट्रीटी को फॉलो कर रहे हो, तो ये सप्लीमेंटल अवार्ड है। तो इसको लेके फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि भाई अब इंडिया वालों आप शर्म कर लो और अब जो है वो आप हमारा पानी जो है वो छोड़ दो। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव एज है या पाकिस्तान के लिए। अगर हम देखेंगे इस टाइम पे इंटरनेशनल सपोर्ट पाकिस्तान को चाहिए थी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि इससे हमें ये भी नजर आएगा कि इंडिया आपके साइड पे जो है उस चीज को लेके जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा आप देखिए कि इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि पाकिस्तान जो है अब वो इंडिया से ही कह रहा है कि आप जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको अब दोबारा से बहाल कर दो 1960 की पोजीशन के ऊपर, क्योंकि यही कोर्ट कह रहा है, पाकिस्तान ये कह रहा है। ठीक है, तो जो कोर्ट की रूलिंग है उस रूलिंग को मानो आप। तो आपको पता है पाकिस्तान का जो है वो इशू चल रहा है इस टाइम पे किशन गंगा को लेके, जो कश्मीर के ऊपर जो डैम बन रहे हैं कश्मीर में हमारे दरियाओं के ऊपर, और रतल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, इनको लेके पाकिस्तान जो है वो गया हुआ है हूज के कोर्ट के अंदर। ठीक है, अब इस कोर्ट के अंदर गया हुआ और वहां पे पाकिस्तान के हक में ऑलरेडी फैसला जो है वो पहले से आ चुका है, याद रखिएगा। तो अब उसी के ऊपर दोबारा से एक फैसला जो है दिया गया है कि भाई अगर पाकिस्तान बावजूद इसके कि किशन गंगा बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो पाकिस्तान हमारे फैसलों को फिर भी मान रहे हो, यूनिलेटरली इसको खत्म नहीं कर रहे हो, तो आप भी इसको फॉलो करो। ठीक है, तो अब आपको पता है हमारा जो पानी है वो अप्रैल में जो है वो बंद हुआ किया इंडिया ने, यानी कि अभी तक वो इशू जो चल रहा है पाकिस्तान का कि भाई उसने इल्जाम लगा दिया कि हमने अटैक किया, कश्मीर के ऊपर जो अटैक था, तो उसको लेके हमारी बंद हुआ हुआ है। तो अब हमारा फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि भाई अब आप इसे यूनिलेटरली खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी ये कह रहे हैं, कोर्ट भी ये कह रहे हैं कि आप यूनिलेटरली इसको खत्म नहीं कर सकते। तो इसलिए अब अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे या इंटरनेशनल लॉ की बात करेंगे, तो इंटरनेशनल लॉ में हमें एक बहुत ही स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट मिली है इस कोर्ट का फैसला आने के बाद। ठीक है, अब ये हम तक है या हमारे फॉरेन ऑफिस तक है या हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन तक है कि वो किस तरह से इस फैसले को कैश करवाते हैं हायर लेवल के ऊपर।
ठीक है, यानी हायर लेवल के ऊपर कैसे इसे लेके जाते हैं कि भाई वो हमारा पानी खोले और दोबारा से वो इसे बहाल कर दे, क्योंकि यूनिलैटरली उसे रोक नहीं सकता। ये पहले हम कह रहे थे, लेकिन अब इंटरनेशनल कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया। अब इसके अगेंस्ट में अगर हम देखते हैं ना, तो इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया इंटरेस्टिंगली। ठीक है, इंडिया कहता है कि भाई जो कोर्ट है उसकी अथॉरिटी नहीं है ये फैसला करने की, और ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ये इनलीगल हैं। यानी इंतहाई जो है वो अहम बात है, वो ये कह रहा है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने करवाया है, ठीक है जी, तो आपका इसमें कोई काम है ही नहीं, ये इंटरनेशनल लॉ में आता ही नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी यूनिलैटरल इशू है, दो ममालिक का बाहमी मामला है। तो जब दो ममालिक का बाहमी है तो आप इसमें नहीं आ सकते। हालांकि कोर्ट इसीलिए बने हुए हैं इंटरनेशनल कोर्ट्स के, जब दो ममालिक के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाए तो इसका फैसला करवाएं, लेकिन जिसने नहीं मानना होता उसने नहीं मानना। अब जैसे इजराइल नहीं मान रहा, तो अब देखेंगे क्या इंडिया अपनी हठधर्मी दिखाता है या फिर जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर आके पाकिस्तान का पानी बहाल करता है। लेकिन यहाँ पे अब पाकिस्तान क्या स्टेप्स लेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक अच्छा जो है डिसीजन पाकिस्तान के लिए आया है, और पाकिस्तान ने इसे जो है वो एक्स के ऊपर, अपने अकाउंट के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको इशू किया कि भाई 27 जून को ये फैसला आया है बेसिकली। ठीक है, और इसको जो है वो पब्लिश किया गया कि भाई ये बहुत अच्छा, 30 जून को यानी आज इसको रिकग्नाइज किया गया पाकिस्तान की तरफ से, और इंडिया को कहा गया कि आप यूनिलैटरली इसको जो है वो खत्म नहीं कर सकते, अपने एक्शंस के थ्रू आप इसको दोबारा से रिज्यूम करें इस ट्रीटी को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जी, पाकिस्तान स्लैम्स क्लाइमेट इनजस्टिस एज डेडली फ्लड्स हिट्स कंट्री अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिएगा कि पाकिस्तान को दो तरह के इनजस्टिस का सामना है। अब ये अल जजीरा की बेसिकली रिपोर्ट है, और अल जजीरा क्या कह रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है उसको किस तरह के मसाइल का सामना है। पहला तो पाकिस्तान को ये मसले का सामना है कि पाकिस्तान की जो कार्बन एमिशन है या क्लाइमेट चेंज के अंदर जो उसका रोल है वो मिनिमम है, यानी 0.5% जो है उसकी ग्लोबल कार्बन एमिशन है। 0.5% है क्या, आप ये बताएं, यानी इवन 1% भी नहीं है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज में उसका रोल तो है ही नहीं, लेकिन अल्टीमेटली अब ये इनजस्टिस है नेचर का। ठीक है, कुदरत का ये आप ये कह लेना इंसाफी है कि भाई करे कोई तो भरे कोई, कि हम 0.5% जो है वो दे रहे हैं दुनिया को ग्लोबल इमिशन, और बदले में हमें सबसे ज्यादा जो है टॉप 6 कंट्रीज जिनको सबसे ज्यादा नुकसान होना है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनमें हम शामिल हुए हुए हैं 200 ममालिक को छोड़ के। तो ये पाकिस्तान के साथ एक नेचर की ज्यादती है, एक तो ये है। दूसरा, हम इनजस्टिस का शिकार हुए हुए हैं दुनिया का जो स्ट्रक्चर है उसकी तरफ से, वर्ल्ड स्ट्रक्चर की तरफ से। कैसे? इस तरह से कि भाई अब दुनिया कहती तो है, यानी एक तो बड़े बड़े ममालिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अदा करते, इमिशन वो करें और ऊपर से वो पैसे भी पूरे नहीं देते इन छोटे ममालिक को, कि उनका काम है जो उन्होंने पैसे रखे हुए हैं कि भाई हम आपको फंड देंगे, तो वो फंड भी नहीं देते। समझ गए? तो नेचर की सितम जरीफी और साथ में दुनिया वालों की सितम जरीफी मिल के पाकिस्तान को इस टाइम पे जो है वो लेने के देने पड़े हुए हैं। ठीक है, आपको पता है अब जैसे 18 जो है वो खानदान के, एक ही खानदान के लोग जो हैं सवात में जो हुआ उनके साथ बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो ये अब ये इसी वजह से हो रहा है कि पहले 2022 में फ्लड आया, अब दोबारा से इस साल वार्निंग जारी हो गई है। तो जो हमारे जो क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो ग्लोबल क्राइसिस ऑफ इनजस्टिस है, ठीक है, दोनों तरह से इनजस्टिस है, कुदरत की तरफ से भी और ग्लोबली भी जो हम देख रहे हैं। तो अब दोबारा से जो एक वेव है डेडली फ्लड्स की, अब आपको पता है ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इस टाइम पे आप देखिए चाइना के हालात क्या बने हुए हैं, इंडिया के क्या बने हुए हैं, वहां पे भी फ्लड की वजह से हम बात जो है वो हो रही है। तो साउथ एशिया यानी सबसे ज्यादा खतरनाक रीजन इस टाइम पे है, और जिसमें पाकिस्तान की अगर हम सिर्फ बात करें तो 32 जो है इस टाइम तक जो है वो किलिंग्स हो चुकी है पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस मानसून सीजन के अंदर, जो सिर्फ अभी स्टार्ट हुआ है, जो याद रखिएगा स्टार्ट हुआ है। तो पाकिस्तान 0.5% ग्लोबल जो है वो CO इमिशन करता है, और उसकी जो रैंकिंग है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज में वो टॉप कंट्रीज में टॉप 6 में है। 2022 में पाकिस्तान को जो है सैलाब आया, 1700 लोगों की जाने गई इसके अंदर, मुसद्दिक मलिक साहब बता रहे हैं, और 30 बिलियन डॉलर्स का डैमेज हुआ, यानी 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ हमें। ठीक है, और उसके ऊपर हमें पैसे भी नहीं मिले, हमें प्लेज किया गया लेकिन पैसे नहीं मिले। तो जो टॉप 10 कार्बन इमिटिंग नेशंस हैं, अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी वजह से पाकिस्तान जैसे ममालिक जो है अगर उनको तकलीफ है तो वो अपनी प्लेज पूरी करें। तो 85% जो ग्रीन फंड है वो पाकिस्तान को, अगर आप ये कह लें कि वो तो रिसीव ही नहीं हो रहा, पाकिस्तान को रिसीव होना चाहिए। क्यों? कि पाकिस्तान को इस टाइम पे जो है वो ग्लेशियर्स का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप है, हेल्थ की क्राइसिस पाकिस्तान को पैदा हो रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, और पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। तो 40 to 50 बिलियन जो है पाकिस्तान को हर साल जरूरत है 2050 तक, यानी कि आप अंदाजा कर ले सिर्फ 40 से 50 अरब रुपए पाकिस्तान को हर साल इसी मद में ही चाहिए, डॉलर सॉरी इस मद में चाहिए। ठीक है, और IMF जो है उसके अगर लोन्स की हम बात करें तो 1.3 बिलियन जो है वो पाकिस्तान जो है उसको चाहिए इस टाइम पे
कि वो इन मामलात को जो अभी इस टाइम पे चल रहे हैं उसको लेके चल सके। तो पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। इसी तरह से एमनेस्टी इंटरनेशनल भी पाकिस्तान को वार्न कर रहा है कि भाई आपके हेल्थ केयर का या जो डिजास्टर सिस्टम है उसका अगर आपने रिस्पॉन्स बेहतर तरीके से ना किया तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, और उन चैलेंजेस के बदले में पाकिस्तान जो है वो उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, ना कुदरत की तरफ से हो रहा है और ना ही दुनिया की तरफ से। तो कुदरत को तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम हम आवाज़ बुलंद करके अपना हिस्सा जो है वो मांग सकते हैं इन तरक्की याफ्ता ममालिक से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जी, पाकिस्तान चाइना रोल्स ओवर 4.3 बिलियन डॉलर्स लोन टू पाकिस्तान। ठीक है, ये गुड न्यूज़ है। आपने देखा पाकिस्तान की जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, ठीक है, फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पेकुलेशंस थी कि भाई 16.6 बिलियन डॉलर पे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स, इवन इस ये कहा जा रहा था ये मसनूई तौर पे हैं। ठीक है, इससे भी नीचे आ चुके हैं। तो इससे नीचे आएंगे तो अल्टीमेटली डॉलर के ऊपर उसका प्रेशर पड़ना था और डॉलर की जो प्राइसेस हैं वो हाई हो जानी थी। ठीक है, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए जो है वो मुश्किल थी। तो ऐसे में चाइना ने जो है फिर से अपना जो है वो एक दोस्ती निभाने की कोशिश की है और 3.4 बिलियन डॉलर्स का जो लोन पाकिस्तान ने उसे वापस करना था उसको रोल ओवर कर दिया। अब रोल ओवर का मतलब ये होता है कि उसको नए कर्ज की शक्ल में आगे शामिल कर दिया कि ठीक है भाई अभी वापस ना करो। अब अभी तक जो है ना, अगर पिछले 2 साल में आपने लिया हुआ था, ठीक है, और पिछले 2 साल में अगर जो है वो 12% या 20% इसके ऊपर सूद लग रहा था, तो अब आप मजीद जो है मजीद कुछ टाइम के लिए ले लो और इस करंट सूद के ऊपर, क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि अब पहले 2 साल पहले का जो सूद था वो कम था या ज्यादा था, तो वो करंट के ऊपर जो है रोल ओवर होगा। तो यहाँ पे हमें ये दोबारा से यानी एक लोन मिल गया, और इसका मतलब ये है कि वो जो एक अनसर्टेनिटी थी कि भाई हमारा जो IMF भी ये कह रहा था कि अगर आपने जो है वो इस टाइम पे फॉरेन रिजर्व्स को नीचे लेके गए, तो एक्चुअली में क्योंकि नया बजट जाहिर बात है स्टार्ट हो रहा है कल से, जुलाई 1 से जो है नए बजट के मामला स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे में जो है चाइना ने जो है उसको रोल ओवर कर दिया, तो एक अच्छी बात है और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 2.1 बिलियन जो है वो रोल ओवर किया और साथ में 1.3 बिलियन जो है वो नया लोन भी उसने मंजूर किया पाकिस्तान के लिए, तो टोटल 3.4 बिलियन है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी या गुड न्यूज आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी, ईरान जो है इंटरनेशनल के अंदर, ठीक है जी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं, तो उसमें ईरान क्या कह रहा है जी, ईरान को भी डाउट है इसराइल के ऊपर कि वो शायद रिस्पेक्ट ना करे सीज फायर की। अब देखिए, अब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं। सेंसिटिव इस लिहाज से हैं कि इसका मतलब ये है कि हम हकीकत में ईरान जो है आज के इस ज़माने में वैसे भी किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसराइल जैसे ममालिक के ऊपर या अमेरिका जैसे ममालिक के ऊपर अब बिल्कुल जो है वो यूएस जैसे ममालिक के ऊपर ट्रस्ट टूट चुका है दुनिया का, क्योंकि दुनिया में अब शायद यही है कि जिसका जब मुंह करे और वो उठा के जो है वो थ्रेट का नाम लेके दूसरे मुल्क के ऊपर जो है वो अटैक कर दे। खास करके अब ये दो ममालिक अपने आप को जो है बिल्कुल बता चुके हैं कि भाई हमारे ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना? तो इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट आई हुई है कि यूएस की डिप्लोमेसी के ऊपर अब दुनिया का जो एतमाद है वो टूटता जा रहा है, क्योंकि वो बताता कुछ है करता कुछ है, लेकिन इस लेवल के ऊपर जहां पे आप दुनिया की वाहिद सुपर पावर हों, ठीक है, और वहां पे आप इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करें, तो एक्चुअली में फिर दुनिया का क्या होगा। और जो यूएस कर रहा है, जो ट्रंप जिस तरह से झूठ बोल रहा है, जिस कुर्सी के ऊपर बैठ के जो जिम्मेदारी उसकी थी वो नहीं निभा पा रहा, तो ऐसे में डाउट बनता है ईरान का कि ईरान को दोनों साइड से डाउट है। अमेरिका से भी डाउट है कि शायद वो भी दोबारा से किसी टाइम अटैक ना कर दे, इसी तरह से दोबारा से आए आराम से और सारी तबाही करके चला जाए, और ऐसे ही उसने भी किया क्योंकि उसको रोकने वाला तो कोई है नहीं। ठीक है, और दूसरा से इसराइल पे भी डाउट है कि दोबारा से शायद जो है अभी इसके लॉसेस ज्यादा हो रहे थे तो उसने रोका है ये अपनी वॉर को, लेकिन वो फिर से जो है वो क्या करेगा, ये मामला करेगा, क्योंकि उसको पूछने वाला कोई नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये है कि पूछने वाला कोई नहीं है। तो अभी ये जो 12 दिनों के बाद जो है ये सीज फायर जो यूएस ने करवाया है, ठीक है, इस पे अब ईरान ये कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो इसराइल को और यूएस को अकाउंटेबल बनाए। तो यूनाइटेड नेशंस खुद बेचारा जो है वो यूएस के मातहत है, तो वो क्या उसको अकाउंटेबल बनाएगा कि भाई तुम क्या अकाउंटेबल हो, वो तो वीटो जब भी पेश करता है तो वीटो कर दिया जाता है आगे से। तो खैर ईरान ये कह रहा है कि भाई आपने वॉर को इनिशिएट किया तो इसलिए जो है वो यूएन को पूछे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा, आपको पता है। ठीक है, और जो इसके ऊपर जो IAEA है, आपको पता है उसके चीफ साहब को बड़ी जो है मिर्चें लगी हुई हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई ईरान जो है वो कुछ ही महीनों के अंदर दोबारा से यूरेनियम की इनरिचमेंट कर लेगा। ठीक है, तो पहले भी अपना रोल IAEA ने जो है वो नहीं निभाया और ये पपेट के तौर पे काम कर रहा है, अब फिर से वही थ्रेट देना स्टार्ट हो गया। अब ये जो जंग स्टार्ट हुई थी, इस जंग से पहले भी जब हम डिस्कस कर रहे थे, आपको याद होगा, तब भी IAEA ये कह रहा था कि भाई बस बम बना तो बना, यानी यूरेनियम की एनरिचमेंट हो रही है फलां के अंदर, नताज के अंदर हो रही है, स्वाहान के अंदर हो रही है, फिर से ये कहना शुरू हो गया कि भाई ये तो 2-3 महीने की मार है, फिर से ईरान बना लेगा। इसका मतलब ये 2-3 महीने बाद आप फिर से स्ट्राइक करो, कहने का मतलब ये है, ये एक दुनिया का माइंडसेट बनाना है कि भाई देखो अगर 2-3 महीने बाद फिर से अमेरिका या इसराइल अटैक कर दें
तो वो ये कहेंगे देखो IAEA ने कहा था कि फिर से जो है वो बम बनाने लगे हैं और यूरेनियम की एनरिचमेंट फिर से करने लगे हैं। तो ये सारी गेम्स हैं, ये सब मिले हुए हैं, असल में हकीकत यही है। ठीक है, तो ईरानियन पार्लियामेंट ऑलरेडी आपको पता है ब्लॉक कर चुकी है और वो बैन कर चुकी है कि अब हम IAEA को विजिट नहीं करवाएंगे, और इसी बात की शायद इन्हें तकलीफ है कि भाई हमें विजिट नहीं करवाएंगे तो फिर इसका मतलब ये बम बनाएंगे। और अब ईरान जो है नेगोशिएशंस कर रहा है चाइना के साथ भी नया जो है वो डिफेंस सिस्टम को लेके, तो अब ये उसको ज्यादा सूट करता है। इसके अलावा ईरान में आपको पता है इस टाइम पे पूरी एक वेव चली हुई है कि वो जो जितने भी स्पाइज हैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स थे वो पकड़े गए हैं जासूसी के इल्जाम में, जो इमेजेस वगैरह जहाँ से ली जा रही थी। तो जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल है अब वो इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि भाई किस तरह से इसराइल और US को सपोर्ट कर रही है एक तरह से। ठीक है, यानी वो अपना रोल नहीं प्ले कर पा रही, उनको कोई भी नहीं पूछ रहा कि आपने क्यों किया, क्यों जो है वो 900 करीब लोग जो है या 1000 के करीब जो है लोगों की शहादतें हुई हैं ईरान के अंदर और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ, वो क्यों हुआ। तो खैर कहने का मतलब ये है कि ईरान को अभी खतरा है जंग का, और इसराइल भी ये बात हरगिज नहीं कह रहा कि आप दोबारा हमला नहीं करेंगे। ये सीज फायर है, यानी जैसे इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर है ना कि कभी भी मोदी का मूड बना तो उसने जो है वो अटैक कर देना है अपना बदला लेने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से इसराइल का भी जिस टाइम मूड बनेगा और वो देखेगा कि भाई कोई नया सिस्टम आ गया, नए वेपन्स बन रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो फिर से कर देगा मुंह उठा के, कोई उससे नहीं पूछेगा। US intervention in Middle East is the specter of the 9/11 rising again। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इस टाइम पे जो डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है जी, डॉन की ये पूरी स्टोरी आई हुई है और द कोरियन हर्ल्ड की ये स्टोरी है और ANN की है जिसने डॉन ने जिसे पब्लिश किया हुआ है। और इसमें ये कह रहे हैं कि भाई ये जो 9/11 था, अब 9/11 क्या था, आपको याद होगा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो है जहाज जब टकराए थे और पेंटागन के ऊपर जो है वो जब जहाज टकराए थे, उसका इल्जाम जो है वो किसके ऊपर लगा था जी, अलकायदा के ऊपर लगा था। और ये कहा गया था कि अलकायदा रिस्पॉन्सिबल है इसकी, और उसके बदले में अफगानिस्तान के अंदर जो है पूरी जंग स्टार्ट कर दी गई थी। ऐसा ही है, और पाकिस्तान ने उस टाइम पे क्या किया था, नेबरिंग कंट्री होने की वजह से नॉन नेटो एलाई बन के सपोर्ट किया था। ठीक है, तो उसमें जो है पूरा रीजन क्या हुआ, तबाह हुआ, अगले 10 साल या 20 साल पूरी तबाही बनी है। तो अब हम फिर से ये देख रहे हैं कि शायद मिडिल ईस्ट के अंदर एक 9/11 जो है उन्होंने करने की कोशिश की है अमेरिका ने, और अब उससे क्या होगा कि जो US ने स्ट्राइक्स की हैं ये बिल्कुल वैसी स्ट्राइक्स हैं, यानी एक तरह से जैसे उसने ईरान के ऊपर की, अफगानिस्तान के ऊपर की थी, लेकिन वो कि अफगानिस्तान उसे रिस्पांस नहीं कर सका, लेकिन यहाँ पे उसे अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। तो अब मिडिल ईस्ट के अंदर ये एक थ्रेट है कि अब जिस तरह से साउथ एशिया के अंदर पहले हालात खराब हुए, ठीक है, उनका पूरा अमन तबाह हुआ इससे, अब क्या दोबारा से मिडिल ईस्ट के अंदर 9/11 का बहाना बना के एक तबाही आएगी और ईरान को उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा अफगानिस्तान की तरह पे, और पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन के अंदर इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो टेम्परेरी सीज फायर है। तो कल को फिर से जो है वो इसराइल का मूड करेगा तो उसने ईरान के ऊपर अटैक कर देना है थ्रेट के खतरे में। ठीक है, देखिए अब ये मुख्तलिफ ममालिक की कुछ डॉक्ट्राइन्स होती हैं, याद रखिएगा। जैसे हमारी जो डॉक्ट्राइन है ना, मिलिट्री डॉक्ट्राइन जो पाकिस्तान या इंडिया की है, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अब जैसे कहने को तो हम ये कहते हैं कि हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, यानी हम पहले हमला नहीं करेंगे भाई, हम ये कहते हैं, लेकिन इसराइल का ऐसा कुछ नहीं है। इसराइल का जब दिल करेगा, उसे थ्रेट महसूस होगा, वो करेगा, ये उसकी मिलिट्री डॉक्ट्राइन है। ठीक है, इसी तरह से इंडिया का भी जब दिल करेगा वो करेगा, उसकी मिलिट्री डॉक्ट्राइन यही कहती है। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री डॉक्ट्राइन ये कहती है हम पहले हमला नहीं करेंगे भाई, समझ रहे हैं। तो ये हर एक की एक मिलिट्री डॉक्ट्राइन है कि हमें जब थ्रेट फील होगा, बजाय इसके अगला हमें तबाह कर दे, हम उससे पहले उसे क्यों तबाह करें। तो इसराइल इस चीज को फॉलो करता है और ये इसकी हिस्ट्री रही है। तो अब यहाँ पे 9/11 का जो एरा है, हम ये देख रहे हैं शायद वो लौट रहा है, क्योंकि दोबारा से जो US की इंटरवेंशन है, अब उसकी वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर हालात खराब होंगे और एंटी अमेरिकन एक्सट्रीमिज्म फिर से बढ़ेगा रीजन के अंदर। ठीक है, अब पाकिस्तान दोनों साइड से ही खतरे में है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, देखिए अगर हम एक साइड पे देखते हैं ईरान है, एक साइड पे पहले यहाँ पे पहले अफगानिस्तान में था, ये पाकिस्तान था, अब ये ईरान है, और यहाँ पे ये सारे का सारा मिडिल ईस्ट है इस साइड पे। तो पहले यहाँ से भी हम खतरे में थे, अब यहाँ से भी हम खतरे में होंगे। तो पाकिस्तान तो वैसे है ही है, ठीक है, समझ गया ना, दोनों साइड से ही पाकिस्तान को थ्रेट है। सो पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी को टाइट तो करना ही होगा, और बहुत सोच समझ के जिसका भी साथ देना हुआ पाकिस्तान को देना होगा, पहले वाली गलतियां नहीं दोहरानी। लेकिन मिडिल ईस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो गई है कि वो किस तरह से अब जो है वो अमेरिका को रोकेगा कि भाई ये जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन वो कर रहा है मुंह उठा के। तो क्या मिडिल ईस्ट के जो मालिक हैं, जो ये समझ रहे थे कि भाई US की जो बेसिस उन मालिक में है, खास करके कतर या UAE जैसे मालिक, तो क्या अब वो अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे इन बेसिस के होते हुए कि कल को ईरान तो उनके ऊपर भी अटैक करेगा। ठीक है, सो ये यहाँ पे थ्रेट है। तो इसका मतलब एक आने वाले वक्त के अंदर ये दिखाई दे रहा है, ये जो बता रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर हम ये देख रहे हैं कि शायद के हालात मिडिल ईस्ट के खराब होंगे, और वहां पे एक और 9/11 के बाद के हालात हम देखेंगे सामने आएंगे, क्योंकि जो अमेरिकन डिप्लोमेसी है उसके ऊपर अब किसी को यकीन नहीं रहा।
कि पहले ये कहा जाता था कि अमेरिका प्रेशराइज करके कोई ना कोई मामला जो है निकाल लेगा, लेकिन इस बार जब हमने देखा कि इजराइल ने मजबूर कर दिया अमेरिका को स्ट्राइक्स करने के ऊपर, तो इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी इजराइल के ऊपर है। तो इजराइल जिसको चाहेगा दोस्त रखेगा अमेरिका का, जिसको चाहेगा दुश्मन रखेगा। तो याद रखिएगा, इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन इस टाइम पे अगर ईरान है, तो उससे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी ये चीजें बना चुका है। तो जब इजराइल चाहेगा वो अमेरिका को पुश करेगा कि भाई इब्राहिम अकॉर्ड पे अगर पाकिस्तान नहीं आता तो सीधी सी बात है, करो इसके ऊपर अटैक, या हम करते हैं हमें अलाउ करो, ठीक है, या इंडिया को अलाउ करो फिर उसको सपोर्ट करो, तो ऐसा होगा इन फ्यूचर। सो हमें ये ऐसे थ्रेट हैं कि हम जब सर पे खड़े होंगे तो हम इनको नहीं देख सकते, ईरान की तरह हमें इन्हें अभी देखना होगा। तो ये जो यूनिलेटरल वॉरफेयर्स हैं, हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ से ही शुरू हो जाती हैं, तो ये ज्यादा थ्रेट क्रिएट कर रही हैं पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर और रीजन को डिस्टेबलाइज कर रही है। उसमें अमेरिका का पूरा पूरा रोल है कि वो इसराइल के हाथों पपेट बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जी, जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो जियो इकोनॉमिक की है, ये डार साहब का कहना है, ठीक है। अब बेसिकली डार साहब ने कहा है कि हमारी जो पॉलिसी है वो जियो इकोनॉमिक है। इसको जरा समझिएगा। बेसिकली पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है या फॉरेन पॉलिसी जो रही है पिछले 80 साल, अगर हम उसकी बात करें तो पिछले 80 साल पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जियो स्ट्रेटेजिक रही है, ठीक है। तो जियो स्ट्रेटेजिक का मतलब ये है कि हमेशा हमने दिफा को जो है वो पहले रखा, समझ रहे हैं बात को। तो हमारे लिए हमेशा दिफा प्राइम था। उसका जो रीजन है वो इंडियन थ्रेट है। तो इंडियन थ्रेट होने की वजह से हमने हमेशा से इकोनॉमी को सेकेंडरी रखा, जबकि अपने दिफा को प्राइमरी रखा इंडिया के खतरे की वजह से। और हमने इसकी एग्जांपल क्या है, आप ये कहें कि हम कैसे, जब हम कोई जियो स्ट्रेटेजिक होते हैं, जियो इकोनॉमिक होते हैं, तो पॉलिसीज पे क्या असर पड़ता है। ये तो छोटी सी न्यूज है। तो पॉलिसीज पे ऐसे असर पड़ता है कि हम पिछले 80 साल से जो है हम ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका के यानी यूएस के कैंप के अंदर हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम जब 1947 में आजाद हुए तो उसके बाद से हमने फैसला कर लिया था कि भाई हमने कहाँ जाना है। तो हम यूएस के हिस्सेदार बने, इकोनॉमी को लेके नहीं बने बल्कि डिफेंस को लेके बने, क्योंकि हमारी मिलिट्री जो है वो कमजोर थी, हमने उसे स्ट्रॉन्ग करना था। उसके बदले में आज हम ये कह रहे हैं कि हमारी छठी बड़ी मिलिट्री है दुनिया की, ठीक है, या टॉप 10 में आती है। तो हमने अपनी मिलिट्री को बिल्ड किया, एटम बम बनाया। इसकी सबसे प्राइम एग्जाम्पल जो है वो ये है कि हमने अपनी इकोनॉमी को नहीं देखा बल्कि हमने एटम बम बनाया, ठीक है। हमने अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया और पूरी एक मिलिट्री स्टेट बना दी, और अपने जो ताल्लुकात थे वो मिलिट्री टू मिलिट्री रखने की हमने कोशिश की है। तो स्ट्रेटेजिकली हमने अपने आप को काउंटर किया। इसकी एग्जांपल हम ये लेते हैं कि हमने 1948 के अंदर वॉर की, हमने 1965 के अंदर वॉर की, 1971 के अंदर वॉर की, 1999 के अंदर वॉर की। उसके बाद अब हम देख रहे हैं 2025 में हमने वॉर की। तो ये जो इतनी ज्यादा वॉर्स हैं ये जियो इकोनॉमिक कंट्रीज नहीं करते होते, याद रखिएगा, ठीक है। वो अवॉइड करते हैं वॉर्स को। ये वॉर हमने इसीलिए की क्योंकि हम जियो स्ट्रेटेजिक थे, हमारी मिलिट्री काबिल थी कि वो रिस्पॉन्स कर सकती, और वो काबिल इसीलिए थी कि उसने अमेरिका के साथ जो अलायंस रखा पिछले 80 साल, उसने अपने आप को बूस्ट किया उन अलायंसेस के अंदर रह के, चाहे वो सीटो का था या सेंटो का था, जो हमने जो है वो किए थे, या इसी तरह से कोल्ड वॉर में हम जो हिस्सेदार रहे हैं इन चीजों के इंडिया के थ्रेट की वजह से। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं, या खास करके हमने 2020 में ये कहा था जब इमरान खान साहब का टाइम था, तो हमने एक नई अपनी पॉलिसी बनाई थी। उसमें हमने कहा था कि हम जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक से शिफ्ट करके जियो इकोनॉमिक के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब इससे पहले हम अगर ये देखते रहे कि हमारी जो दिफा है वो पहले होना चाहिए, तो अब हम दिफा को सेकेंडरी करेंगे, ठीक है। यानी जो दिफा है वो सेकेंडरी होगा और प्राइमरी क्या होगा, वो इकोनॉमिक्स होगा। अब हम उन ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाएंगे जो हमारे इकोनॉमी में फायदा देंगे, जैसे जो है चाइना, ठीक है। क्योंकि चाइना से हम दिफा की नीड्स अब पूरी कर रहे हैं 70%, लेकिन पहले हम अमेरिका से करते थे। तो हमने चाइना के साथ ताल्लुकात को बहाल किया, इकोनॉमी को लेके सीपेक हमने किया। तो ये हम अब डार साहब यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि भाई हम जो काम कर रहे हैं बेसिकली, अब वो क्या है, वो बेसिकली हम जो है वो सीपेक पे जैसे काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। हम चाइना के साथ, रशिया, यूएस के साथ, रशिया के साथ या गल्फ नेशंस के साथ जो है पार्टनरशिप्स बना रहे हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ये बता रही हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और इकोनॉमी को फर्स्ट रखें, अपने डिफेंस को फर्स्ट रखें। लेकिन वो क्या, हमें पता है कि शायद ये चीजें पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, जो हालात बने हुए हैं दुनिया के या जो हमारे रीजन के हालात हैं। तो इसलिए हमें अब जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक दोनों को बैलेंस करके ही अब हमें चलना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं जी, यूएस मस्ट रूल आउट मोर स्ट्राइक्स बिफोर टॉक्स कैन रिज्यूम, ठीक है जी। अब क्योंकि जो अमेरिका है वो चाह रहा है कि दोबारा से ईरान से बातचीत की जाए और उसके साथ कोई ना कोई मुआहदा साइन किया जाए, क्योंकि अब वो घुटनों पे आ चुका है, अमेरिका का ये मानना है। क्योंकि उन्होंने मुआहदा तो करना ही करना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो मुआहदा नहीं करेंगे तो ईरान फिर जो है वो एटमी बनाने की तरफ जाएगा, एटम बम बनाने की तरफ जाएगा, या एटमी वेपन्स बनाने की तरफ जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब उन्हें पहले भी प्रॉब्लम ये नहीं था कि ये फौरन बना लेगा, उन्हें प्रॉब्लम यही था कि ईरान ने जो है वो उनके साथ
एक डील साइन नहीं की जीरो यूरेनियम के इनरिचमेंट की। अब भी अमेरिका यही चाह रहा है कि जीरो यूरेनियम इनरिचमेंट हो, क्योंकि इजराइल ये चाह रहा है। तो अब फिर से वही चीजें दोबारा से आपको स्टार्ट होती हुई दिखाई देंगी। ये 12 दिन की जंग जो है वो सिर्फ एक ट्रेलर के तौर पे आपको नजर आएगा। ईरान को मानना ही पड़ेगा। एटलीस्ट अगर ईरान नहीं मानेगा तो फिर ईरान को जो है जंग की तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से एक और जंग की, याद रखिएगा। और ये एक लंबा सिलसिला चलेगा आगे। ये आप वक्ती तौर पे जंग बेशक खत्म हो जाए, ये खत्म नहीं होगी अभी, क्योंकि ईरान शायद अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो माने। अब यहाँ पे कुछ क्रिटिकल बातें आपको समझाता हूँ, आपको जरा समझ आए। अब देखिए, जब ये जो 12 दिन की जो जंग थी, इसके स्टार्ट होने से पहले डिमांड की जा रही थी जी कि भाई आप जीरो इनरिचमेंट करें। ईरान ने कहा नहीं करता, ऐसा ही है। उसके बदले में ईरान के ऊपर उन्होंने कर दिया अटैक। 12 दिन की जंग हो गई, उन्होंने इसके सारे न्यूक्लियर सिस्टम को तबाह कर दिया। और अब फिर से वो वहीं पे खड़े हैं कि भाई अब हमारे साथ नेगोशिएशंस करो और हमारे साथ कोई डील करो जीरो इन्वेस्टमेंट की। अब फिर वही कंडीशन है। अब तो इवन ईरान में गुस्सा ज्यादा है, ठीक है, इतनी ज्यादा 30 लोगों की शहादतें हुई है टॉप लेवल की, तो वो कैसे मानेगा। सो इसका मतलब ये है। और ना ही उनका जो ये जो रिजीम है, ये जो इस्लामी हुकूमत है, ये इस बात को तो कभी नहीं मानेगी कि वो जीरो इतनी अपने लोगों को शहीद करके, इतनी तबाही करके उसके बाद वो जीरो इनरिचमेंट में मान ले। फिर वो पहले ही क्यों नहीं माने, सवाल तो ये है। अगर अभी मान ले तो पहले क्यों नहीं माने। सो वो नहीं मानेंगे। तो अब इसका मतलब जब नहीं मानेंगे तो अमेरिका के पास या इजराइल के पास क्या ऑप्शन होगा। फिर से वही ऑप्शन वो दोहराएंगे, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद फिर से वो दोहराएंगे और नई न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करेंगे। और उनकी अब एक ही कोशिश होगी, याद रखिएगा, ईरान के अंदर इस निजाम को समेटना। वो रुक जरूर गए हैं लेकिन वो इस निजाम को समेटेंगे। और उसके लिए उनके पास क्या तरीकेकार है, अली खौमेनी को शहीद करना। ठीक है, अली खौमेनी को वो करना चाह रहे हैं शहीद। पहले भी वो करना चाह रहे थे, लेकिन रिपोर्ट्स ये थी कि वो बहुत ज्यादा जमीन के अंदर चले गए थे, जमीन, जिस वजह से उन्हें टारगेट नहीं किया जा सका। ठीक है, तो अब भी उनकी नजर यही है कि भाई हालात थोड़े से नॉर्मल हों, फिर अचानक से हम इनको अटैक करें। और ये जो करंट रिजीम है, ये जो इस्लामी निजाम है, इस इस्लामी निजाम को हम समेटे अगर हमें लॉन्ग टर्म में थ्रेट खत्म करना है। क्योंकि थ्रेट तो खत्म नहीं हुआ, बात वहीं पे खड़ी है। ईरान अभी भी उसी जिद के अंदर है कि वो बनाएगा, और अमेरिका उसी जिद के अंदर, या इजराइल उसी थ्रेट के अंदर है कि ये बनाएगा तो हमें मारेगा। समझ रहे हैं बात को। सो इसका मतलब ये है कि अभी भी हम वहीं पे हैं इस 12 दिनों की जंग के बाद। तो अभी भी मजीद आगे दो कंडीशंस होंगी। पहली ये कि या तो ईरान को मानना पड़ेगा, जिसके चांसेस ना होने के बराबर हैं। दूसरी ये कि जो है वो ईरान आगे बनाएगा और फिर अमेरिका इसी तरह से इसके रिजीम को चेंज करने की कोशिश करेगा और इनके जो है वो इमाम को शहीद करेगा, बाकी लोगों को, और यहाँ पे ईरान के अंदर वो हुकूमत की तब्दीली जरूर करेगा। याद रखिएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि इसी हुकूमत के साथ, इसी सेटअप के साथ जो है वो ईरान को आगे बढ़ने दिया जाए। ये किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आप याद रखिएगा, 3 महीने में हो, 6 महीने में हो। ठीक है, तो अब इसलिए जो है ईरान अब ये कह रहा है कि भाई आप अगर हमसे बातचीत करना चाहते हो, ठीक है, आप अगर डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस चाहते हो, सवाल ये है कि क्या आपको या मुझे ट्रस्ट है इन डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस के ऊपर। नहीं है। अगर मुझे या आपको नहीं है तो ईरान तो इतनी मार खा चुका, इतनी शहादतें सह चुका, उसको क्यों यकीन होगा कि अमेरिका दोबारा से धोखा नहीं देगा, जबकि उससे इसकी तवक्को नहीं थी कि उसने धोखा दिया। सो अब ये ट्रस्ट कभी नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। तो यूएस जो है अब वो अगर बातें जो है वो आगे लेके जाना चाह रहा है अगर, तो उसका तरीकाकार यही है कि भाई वो क्या करे, वो पहले ये श्योरिटी करवाए ईरान को कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। ईरान ये चाह रहा है, ठीक है। तो तेहरान जो है उस बात के ऊपर इंसिस्ट कर रहा है कि फ्यूचर एग्रेशन नहीं होगी। अब फ्यूचर में कभी भी हमारे ऊपर वॉर जो है वो नहीं होगी, तो उसकी कौन गारंटी दे सकता है। कोई नहीं दे सकता। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क तो अमेरिका है जो गारंटर है, ठीक है। अब क्या ये कहा जाए कि रशिया गारंटी देगा, वो खुद वॉर में है। क्या कहा जाए चाइना गारंटी देगा, वो भी इस टाइम हालत जंग में है। सो कोई गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बातचीत जरूर करेंगे, अमेरिका भी कह देगा, लेकिन हालात वहीं पे एट दी एंड जाएंगे और फिर से हालात खराब होंगे। इसका शायद अभी फिलहाल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जीरो इनरिचमेंट किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है ईरान को। देखिए ईरान खुद कह चुका है कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्टिविटीज हम जारी रखेंगे, हम इसको खत्म नहीं करते। तो 935 लोगों की शहादतों के बाद तो बिल्कुल भी खत्म नहीं करते। सो ये जंग अभी आगे जारी रहेगी। ये एक वक्ती जो है वो अभी पॉज हुआ है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास आज के करंट अफेयर्स थे। आखिर में ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर की अभी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन इस पिक्चर को जो है वो अब दिखाया जा रहा है इसराइल के अंदर, और इसमें क्या मैसेज कन्वे किया जा रहा है अगर आपको थोड़ा सा बता दूं। अब ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है मिडिल ईस्ट के अंदर वो शेप होने लगी है, ठीक है। मिडिल ईस्ट के अंदर कैसे शेप होने लगी है, ये जो है वो ट्रम्प साहब हैं, ये हैं नेतन्याहू साहब, ठीक है। एक ही सिक्के के दो रुख जिसे हम कहते हैं, यानी कि इसराइल और अमेरिका, चाहे या ट्रम्प की जगह कोई और हो जाए, नेतन्याहू की जगह भी कोई और हो जाए, लेकिन यहाँ पे स्टेट ऑफ इसराइल ही रहेगा और यहाँ पे यूएस ही रहेगा। तो इनकी दोस्ती वैसे ही रहनी है ज़ोयनिस्ट की, ठीक है। तो ये दुबई के शेख साहब हैं और ये जो हैं हमारे सऊदी अरब के हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो पैलेस्टीनी अथॉरिटी के हैं, ये जो है बहरीन उर्दन के हैं, ये शाम के हैं,
तो इस तरह से ये बाकी यानी अब इस पिक्चर में क्या कन्वे किया जा रहा है कि ये सारे मुमालिक, ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, याद रखिएगा ये सब इस्लामिक कंट्रीज हैं जो कि पहले इजराइल के खिलाफ जंग कर चुके हैं 1967 के अंदर, ठीक है, या उससे पहले। लेकिन अब ये सब कंट्रीज इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, सिवाय इस मुल्क के यानी सऊदी अरब के, उसने अभी तक इब्राहिम एकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना। लेकिन ये पिक्चर ये बता रही है कि जो इब्राहिम एकॉर्ड है वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और अब जो है शायद सऊदी अरब भी इसको तस्लीम कर ले, और शाम भी, शाम के साथ तो नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है, और वो भी इसको तस्लीम करेगा। तो शाम पहले तस्लीम करेगा, उसके बाद सऊदी अरब करेगा, फिर आएगी बारी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान से भी करवाएंगे, ये बात पक्की है, ठीक है। तो इजराइल जो है वो इस टाइम पे एडवांस कर रहा है जी, अपने टॉक्स को मजीद आगे बढ़ा रहा है कि वो सीरिया के साथ जो है वो दोस्ती यारी करे, क्योंकि अब अगली जो वो अटैक करना चाह रहा है ईरान के ऊपर, उसकी कोशिश ये है कि ईरान को मजीद तनहा किया जाए, और अगले अटैक से पहले जो है वो इन सब ममालिक को अपने अपने जो है वो एक सर्कल के अंदर लेके आ जाए, ठीक है, इनके साथ अपने मामलात को सेट कर ले, उसके बाद जो है दोबारा से ईरान की तरफ जाएगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम है, 3 महीने 6 महीने 1 साल का टाइम है उसके पास। तो इसलिए वो अब ये सब ममालिक जो है वो किस में चले जाएंगे जी, अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा बन जाएंगे, और अमेरिकन ब्लॉक का जो सेकंड एंड कमांड होगा वो कौन होगा, वो इजराइल होगा। तो इसका मतलब इजराइल इन सब ममालिक को यहाँ पे कंट्रोल करेगा, और इजराइल जो है वो नई चौधरी साहब होंगे इस पूरे रीजन के, समझ गए, इजराइल का इन्फ्लुएंस होगा और ईरान को साइड पे किया जाएगा। और एक्चुअली में अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, एक वो है कि या तो वो ईरान का रास्ता अपनाएगा एक्चुअली में, और दूसरा ये है कि वो जो है वो सऊदी अरब वगैरह वाला रास्ता अपनाएगा। तो फिलहाल हमारे जो हालात हैं, हम यही लग रहा है कि सऊदी अरब और यूएई वाला रास्ता अपनाएंगे, ईरान वाला रास्ता शायद हम में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर डिफरेंट है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे आज के करंट अफेयर्स थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।